तो यार कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो कि हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होती है। फिर कुछ फ़िल्में ऐसी होती है जो कि सीक्वल के चक्कर में ऑडियंस को क्वेश्चंस के वर्कपूल यानी भंवर में छोड़ के चली जाती है। उसके बाद आती है कांतारा जैसी फ़िल्में जो कि हमें इतनी सारी चीज़ों को एक साथ में दिखाती है कि आधी ऑडियंस फ़िल्म खत्म होने के बाद भी पोस्ट क्रेडिट सीन का वेट कर रही होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे कांतारा चैप्टर 1 एंडिंग एक्सप्लेनेशन। सेकंड हम बात करेंगे वाई कांतारा चैप्टर 1 सक्सेस इज अमेजिंग फॉर इंडियन सिनेमा एंड थर्ड हम बात करेंगे हाउ कांतारा सेव्ड इंडियन सिनेमा। तो जो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जो कि आपने नोटिस नहीं किया होगा, जैसे कि वो कुआं जहां बैर में यानी कि ऋषभ शेट्टी अंत में कूद जाते हैं, उसका क्या रहस्य है। क्योंकि 2022 में आई कांतारा लेजेंड में भी सारे लोग वहीं से गायब हो रहे होते हैं, जैसे कि शिवा और उसके पिताजी, लेकिन वहां पे वो कुआं साफ साफ दिखता नहीं है सबको। दूसरा, सबको देव का मधुबन ही क्यों चाहिए होता है कांतारा में? क्या सच में ब्रह्म राक्षस होते हैं, और अगर हाँ तो उसे फिल्म में क्यों नहीं दिखाया गया? और सबसे बड़ी मिस्ट्री वराह को लेके थी, उसके बारे में क्यों कुछ नहीं दिखाया गया? ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर क्या सच में एक देव होता है या फिर उसके अंदर देव प्रवेश कर जाता है? कडप्पा ट्राइब आखिर कौन होते हैं जो भगवान तक को वश में करने की ताकत रखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्पॉइलर अलर्ट बोर्ड देख लेना, तभी वीडियो में आगे प्रवेश करना। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले उस मिस्टीरियस कुएं के बारे में बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जो बंदा छोटे शिवा को भगवान पंजुर्ली की दंत कथा सुना रहा होता है, ध्यान दीजिएगा ये समय 1990 का होता है जब शिवा के पिता उस गोले में गायब हो चुके होते हैं, जबकि भगवान पंजुर्ली की कथा 4th सेंचुरी की होती है, यानी उस समय भारत में गुप्त एम्पायर अपने पीक पर होता है। उस टाइम को भारत का गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। खैर, हिस्ट्री पे ज्यादा ज्ञान ना देते हुए स्टोरी पे वापस आता है। तो जब बंदा शिवा को कहता है कि हमारे पूर्वज यही जंगल यानी कि कांतारा में रहा करते थे, लेकिन जब यहाँ पाप बहुत बढ़ गया तब भगवान के गण यहाँ पे आए, जिसमें से एक थे द पंजुल्ली, जो कि वरा यानी कि जंगली सुअर के स्वरूप थे। लेकिन इसके साथ ही किसी और ने भी अवतार लिया, रुद्र गुलिगा ने, यानी कि ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर बैरमैन ने। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस कुएं के बारे में बात करते हैं। तो 1990 के टाइम पे कांतारा की रक्षा करने के लिए शिवा उसी जगह पे गायब होता है जहां उसके पिता गायब हुए होते हैं। और कांतारा चैप्टर 1 में भी बैर में उस राजा राजशेखर और उसकी बेटी को मारने के बाद उसी कुएं में कूद जाता है, जिससे आप यह समझ सकते हो कि ये कुएं एक टाइम ट्रेवल का पोर्टल हो सकता है जो कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जोड़ता है। मतलब वो सिर्फ एक मिस्टीरियस कुआं या गुफा ना होकर इसे आप पावर हाउस ऑफ लॉर्ड शिवा भी कह सकते हो। और यहीं से दो थ्योरीज निकलती है, उस पर बात करते हैं। पहली ब्रह्म राक्षस वाली, तो दूसरी क्या घर में कोई देवी है या नहीं। तो ब्रह्म राक्षस वाली थ्योरी पे पहले बात करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि जब कदम्ब वंश और बांग्रा का क्रूर और लालची राजा, मेरा मतलब राजा विजेंद्र, कांतारा के लोगों पे अत्याचार कर रहा होता है, तभी राजा समुद्र में एक दिन स्नान करते समय टाइम मेकारा को देखता है जो कि मछली पकड़ रहा होता है। मेकारा को वो मारने वाला होता है, लेकिन उसके पास से कुछ मसाले मिलते हैं। और भाई 4th सेंचुरी में सच में भारत में सबसे ज्यादा मसालों का बिजनेस हुआ करता था। मतलब मानना पड़ेगा ऋषभ शेट्टी को, उन्होंने तगड़ी रिसर्च करी है फिल्म के लिए। मेकारा राजा को कांतारा में जाने के लिए उकसाता है और राजा को कांतारा में ले जाने का एक ट्रैप होता है, बिल्कुल उस क्रूर राजा विजेंद्र को फंसाने का है। राजा के पास सब कुछ होता है, लेकिन उस तरह के कीमती मसाले नहीं होते जिसकी खोज राजा विजेंद्र को कांतारा के घने जंगलों में ले जाती है, जहां उसका सामना भगवान पंजुर्ली से होता है। आग की लपटों में उसे वरा अवतार में पंजुर्ली दिखाई देते हैं। वही दूसरी तरफ भैंसों का एक झुंड उसकी पूरी सेना को मार गिराती है, लेकिन उसका बेटा राजशेखर किसी तरह से बच निकलता है। वही आगे चलकर राजा बनता है और सबको ब्रह्म राक्षस के बारे में बताता है कि कांतारा के जंगलों में ब्रह्म राक्षस रहता है। अब इसी के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग थ्योरी भी बताता हूँ। यहाँ ब्रह्म राक्षस कांतारा के निवासी या पंजुर्ली भगवान को नहीं बल्कि महादेव के उसी गण यानी कि वही विशालकाय नंदी को बताया जा रहा है, जिसे गुफा में बैर में लड़ता है। और ऑलमोस्ट वो नंदी बैर में जैसे शक्तिशाली इंसान को मारने वाला भी होता है, जब तक ना वो त्रिशूल उठा लेता है। तो यहाँ पे राजा विजेंद्र का बेटा राजशेखर जिस ब्रह्म राक्षस के बारे में बात कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं महादेव के नंदी ही होते हैं। ऊपर से राजा विजेंद्र की पूरी सेना का विनाश भैंसों के झुंड ने ही किया होता है। और यही से बैर में यानी कि ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर खुद एक देव है या नहीं वो भी प्रूव हो जाता है। बैर में रुद्र रहे किसी इंसान का बच्चा नहीं है, उसका प्रमाण हमें कांतारा चैप्टर 1 के शुरुआत में ही देखने को मिल जाता है, जब वो एस्ट्रॉइड जैसा कुछ धरती पे आके गिरता है और उसकी रक्षा खुद एक बाघ कर रहा होता है। और बैर में एक सामान्य इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल, निडर और साहसी होता है, जो कि हमें फिल्म के काफी सारे सीन्स में जानबूझकर दिखाया जाता है। और अंत में बुढ़ऊ मेकार अपने मिस्टीरियस डंडे से जब राजा राजशेखर और उसकी तांत्रिक लड़की कनकावती को कुछ टाइम के लिए रोकता है, तो वो ये भी बात कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसे करने का। तो अब जाकर बैर में उस गुफा में गिरता है तो महादेव के नंदी से पहले उसकी फाइट होती है, लेकिन जब वे
त्रिशूल उठा लेता है तो नाग उसके गले में खुद ही लिपट जाते हैं। तब नंदी को भी समझ में आ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि महादेव के ही गण है, जिसके बाद वो बैरमे को प्रणाम भी करते हैं। अब इस थ्योरी पे बैरमे या शिवा ही डेमीगॉड है, तो इसके बारे में ध्यान देने वाली बात यह निकली है, पहले पार्ट में शिवा मर चुका होता है लेकिन उसके अंदर खुद देव प्रवेश करते हैं, तो जब जाकर वह कांतारा और प्रकृति के दुश्मन जमींदार और उसके लोगों को मारता है। और शिवा की जिस फॉरेस्ट ऑफिसर से इतनी दुश्मनी होती है, उसके अंदर जब देव प्रवेश करते हैं तो वो जंगल की रक्षा करने वाले उस फॉरेस्ट ऑफिसर का हाथ सबसे पहले पकड़ता है, फिर वह गाँव वालों का हाथ भी सामने पकड़ता ही है, जिससे उनके बीच एक समझौता हो जाए, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर का असली मकसद कहीं ना कहीं जंगल को बचाना ही होता है। ऊपर से 2020 में आई कांतारा, और अभी कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी के अलावा काफी सारे कैरेक्टर्स भी सेम होते हैं, जैसे कि राजा का मंत्री यानी कि प्रमोद शेट्टी 1990 के टाइम पे वह जमींदार का गुरका होता है। कॉमेडियन प्रकाश दोनों ही पार्ट में होते हैं लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स में। हाँ, तो अब कांतारा की सबसे बड़ी कड़ी यानी कडप्पा ट्राइब और राजशेखर की बेटी यानी फिल्म की सबसे बड़ी विलन कनकावती की बात करते हैं। तो कांतारा द लेजेंड चैप्टर 1 फिल्म के बीच में हम देखते हैं कि बैरमे और उसके दोस्त जब उनका खुद का मसालों का स्टॉक खत्म हो जाता है तो वो मसालों को और भी ज्यादा व्यापार करने के लिए और भी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट में निकलते हैं, जहाँ पे कांतारा के आदिवासी भी जाने से डरते हैं, क्योंकि ये जगह होती है कडप्पा ट्राइब वालों की। मंत्रों से इस जगह को कडप्पा ट्राइब वालों ने बिल्कुल ही अदृश्य कर रखा होता है, लेकिन किसी तरह बैरमे और उसके दोस्त कडप्पा ट्राइब के इस एरिया में घुस जाते हैं। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह आती है कि बैरमे वहां जाता नहीं है, बल्कि वो बाघ उसको ले जाता है, क्योंकि नियति यही चाहती है। तभी वहां पता चलता है कि जहां कांतारा के लोग जो देव के मधुबन में रहते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वही कडप्पा ट्राइब वाले उन्हीं देवों को वश में करना चाहते हैं, जिससे वो जो चाहे वो कर सके। और पास्ट में ऐसा करके उन्होंने ऑलरेडी कांतारा के लोगों को धोखा भी दिया होता है, जब वो मधुबन में रहने की जगह मांग कर उन्हें के देवताओं को वश में करने के लिए काला जादू तंत्र वगैरह करते हैं। इसी वजह से कांतारा के लोग उनसे नफरत करते हैं, उनके एरिया में नहीं जाते। लेकिन उस अलौकिक बाघ की वजह से बैरमे और उसके दोस्त कडप्पा ट्राइब के एरिया में घुस जाते हैं। तभी बैरमे और उसके दोस्तों पर अटैक होता है, जिससे वे किसी तरह से बच निकलते हैं, लेकिन जादू किए हुए मंगोस इतने जोर से चिल्लाते हैं कि सबके कानों से खून निकलने लगता है। लेकिन बैरमे काला जादू किए हुए उस मंगोस को पेड़ से जब निकालता है, तभी वह बाघ भी जो शुरुआत में बैरमे की रक्षा कर रहा होता है, वो भी बैरमे और उसके दोस्तों को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है, लेकिन इस ट्राइबल क्लैश में मारा जाता है। कडब्बा ट्राइब के लीडर का लड़का, जो कि अगेन डैम की मर्जी से ही होता है, कडप्पा ट्राइब के लीडर की बीवी याद है, जिसने राजशेखर के बेटी कनकावती यानी कि रुक्मणी वसंत को अपना दूध पिलाया होता है, क्योंकि जब राजशेखर की छोटी बेटी कनकावती पैदा होती है तो वो पैरालाइज्ड होती है। तब यही कडप्पा ट्राइब वाले राजशेखर से कहते हैं कि कुछ दिनों तक इस बच्ची को हमारा दूध पिला लेने दीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब वैसे तो बांग्रा के राज्य में किसी भी आदिवासी के छुए हुए चीजों को जलाया या काट दिया जाता है, लेकिन कडप्पा ट्राइब वाले और राजा राजशेखर दोनों ही कांतारा के दुश्मन होते हैं, इसलिए वो राजा मान जाता है। इससे होता यह है कि वो बच्ची जिसको है रंगों में ऑलरेडी लालची राजा का खून बह रहा होता है, जब उसे कडप्पा ट्राइब के लोग दूध पिलाते हैं तो वो पावर और ग्रीड यानी कि शक्ति पाने की भूख और लालच का एक ऐसा डेडली कॉम्बो बनता है, जिसे कनकावती जैसी दुष्ट छली और तंत्र साधना करने वाली राजकुमारी बड़ी होती है। और यही आगे चलकर कनकावती फिल्म में सबसे बड़ी विलन भी बनती है। इवन बैरमे के साथ तो वह प्यार में धोखा भी करती है, लेकिन अपने ही बड़े पियक्कड़ भाई कुलशेखर को भी वह कांतारा के जंगलों में मरने के लिए भेज देती है। और अपने बड़े भाई के मरने के बाद कनकावती अपने पिता राजशेखर को कहती है कि अब तीनों पीढ़ियों का एक साथ आना पड़ेगा। बैरमे और कांतारा के लोगों से झूठी संधि करके ये लोग देव को ऑलरेडी अपने राज में ला चुके होते हैं। ऐसे में कनकावती जब तंत्र साधना करती है तो अपने दादाजी यानी कि राजा विजेंद्र की आत्मा अपने पिता की और राजा विजेंद्र के बेटे राजशेखर में प्रवेश कर जाती है, और कुछ इस तरह तीनों पीढ़ियां एक साथ में आ जाती है। दूसरी तरफ देव को वश में करने के लिए उसने बैरमे के मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवा रखे होते हैं, धोखे से उसके नाखून और बाल भी रख लिए होते हैं, जिसका इस्तेमाल वो अब करती है। मतलब पूरी तरह से पासा उसकी तरफ में होता है। एक तरफ बांग्रा की पूरी सेना, दूसरी कडप्पा ट्राइब वालों का काला जादू। मतलब 99.9 सक्सेस सिक्योर करने के बाद जो 0.1% चांसेस होते हैं वो भी नहीं छोड़ती, क्योंकि कनकावती को पता होता है कि अगर देव गुलेगा उसके पिता राजशेखर को मारने आएंगे तो सामने वो खुद खड़ी हो जाएगी, क्योंकि देव युद्ध क्षेत्र में किसी स्त्री पर वार नहीं करते। कनकावती को भी लगता है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके साथ गेम तब होता है जब गुलिका अपनी बहन चामुंडी को बुलाते हैं और बैरमे के शरीर में जब चामुंडी आती है तो एक ही झटके में कनकावती को मार गिराती है और उसके पिता राजशेखर को भी। और कुछ इसी तरह इनकी सारी की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। हाँ, तो अब कांतारा के फ्यूचर पे बात करते हैं, जहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यूचर में कांतारा का अपना ही एक यूनिवर्स होने वाला है। कांतारा चैप्टर 1
के एंड में हम देखते हैं कि राजा और उसकी तांत्रिक बेटी का संहार करने के बाद बैर में भूत कोला का नृत्य करता है और उसके बाद में कुआं में कूद जाता है। अब जैसे ही कि कांतारा चैप्टर 1 के फ्लैशबैक स्टोरी होती है, तो जो कि छोटे शिवा को सुनाई जा रही होती है, शिवा अंत में पूछता है कि मेरे पिताजी की तरह क्या बैर में भी यही से गायब हुए थे? तो वो बंदा कहता है कि हाँ, यही से गायब हुए थे। तो फिर शिवा पूछता है कि क्या वो कुआं कहाँ गायब हो गया है और अब वो कुआं हमें क्यों नहीं दिखता? जिसके बाद वो बंदा कहता है कि इसके पीछे भी एक दंत कथा और वही कांतारा चैप्टर कांतारा लेजेंड चैप्टर 2 की अनाउंसमेंट भी हो जाती है। अब वो पोर्टल या कुआं कैसे बंद हुआ होता है, उसकी कहानी क्या थी, ये सब उसकी कहानी हमें कांतारा लेजेंड चैप्टर 2 जो कि अगेन सीक्वल होकर एक प्रीक्वल होगी, मेरा मतलब वो कहानी भी कहीं ना कहीं शिवा को सुनाई जाएगी, जो कि अगेन काफी पहले देव के अवतरित होने की कहानी होगी, जहाँ जब फिर से कांतारा पे आँच आई होगी और प्रकृति का विनाश होने वाला होगा, तो भगवान के गण या दूत फिर से आए होंगे। मतलब हमें अभी और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा फ्यूचर में। तो भाई ये थी कांतारा के फ्यूचर और एंडिंग की पूरी कहानी। तो अब बात करते हैं कि वाई कांतारा 2 सक्सेस इज अमेजिंग फॉर फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा। देखिए, कांतारा जब आई थी 2020 वाली, तो वो मेरी फेवरेट मूवीज में से एक थी, और अब जब कांतारा का एक और तरह से सीक्वल बट प्रीक्वल निकल कर आया है, कांतारा चैप्टर 1, तो ये 2025 की मेरी सबसे एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक था। एंड आई हैव टू से कि एक जो मेरा सबसे बड़ा टेक अवे रहा इस मूवी को देखने के बाद वाज दैट कि ये साल की सबसे विजुअली स्ट्राइकिंग मूवी होने वाली है, जो मैंने इसी साल देखी है, और इनफैक्ट जो मैंने कई सालों में देखी है। जो सीक्वल बनाने का ऋषभ शेट्टी का डिसीजन था, इट वाज एक्चुअली बोल्ड डिसीजन, बिकॉज उन्होंने कांतारा का डायरेक्ट सीक्वल नहीं बनाया, विच वुड हैव बीन द इजी थिंग टू डू। उन्होंने इनफैक्ट एक प्रीक्वल बनाया है जहां पर ये स्टोरी है वो 450 टू 500 एडी के समय में सिचुएटेड होती है, जो कदम्बा डायनेस्टी के दौरान था, जो हिस्ट्री में कनाडा के सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड यूजर्स थे। जो हमारे मेन कैरेक्टर है इस मूवी के, ऋषभ शेट्टी प्ले करते हैं, वो कांतारा फॉरेस्ट की ट्राइब से आते हैं, और कांतारा खुद तुलु कल्चर में एक इंपॉर्टेंट देवता भी माने जाते हैं। इसकी कहानी तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। इस फिल्म के वॉर सीन्स इतने क्रिएटिव है कि इट विल स्टिल ब्लो यू, और उन विजुअल्स की वजह से, उन सेट पीसेस की वजह से मैं थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सुपर हीरो स्टाइल एक्शन को इग्नोर कर पाया, बिकॉज जो डायरेक्टर है ऋषभ शेट्टी, उनका एक क्लियर और यूनिक विजन है, जिस वजह से कांतारा एक बहुत ही फ्रेश आइडिया लगता है, बहुत फ्रेश फील करती है इन एन इंडस्ट्री जहां हर तीसरी बॉलीवुड मूवी एक FTA रोम कॉम होती है, जिसमें किसी बड़े एक्टर या बड़े डायरेक्टर के नेफ्यू के कजिन के भाई की बेटी का जमाई लीड रोल में होता है। दूसरी बात जो मुझे सबसे इंप्रेसिव लगी इस मूवी के बारे में, दैट वाज द डिज ऑफ द मूवी। जो प्रोडक्शन डिजाइन था वो विजुअली क्रिएट किए गए थे, दे वर रियली क्रिएटिव, रियली यूनिक, और मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, बिल्कुल पहले कांतारा मूवी की तरह। एक जो ग्रैंड और क्रिएटिव विजन है जो हमारे SS राजामौली की फिल्मों में देखते हैं या बंसाली की फिल्मों में देखते हैं। आई नो बंसाली की मूवीज परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन उनके सेट्स, उनके कॉस्ट्यूम्स और एक विजुअल डिजाइन जो कि बॉलीवुड में जेन्युइनली काफी अच्छा होता है। नोबडी इज बेटर देन बंसाली, एटलीस्ट बॉलीवुड में। तो इस फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, और म्यूजिक और विजुअल्स को मिला के एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है फिल्म में, जो मैंने ऑनेस्टली बहुत सालों में किसी फिल्म में नहीं देखा है। एंड वंस यू गेट द थर्ड एक्ट, जब आप क्लाइमैक्स के आसपास पहुंचते हैं, तो ये फिल्म फुल पैसा वसूल हो जाती है। ऑनेस्टली मैं जनरली खुश हुआ, एंड आई रियली एंजॉयड दैट थर्ड एक्ट। जो वॉर के सीन्स है, जो कंक्लूजन है इस मूवी का, आई रियली एंजॉयड इट, और मैं जेन्युइनली खुश हूँ कि ऐसी मूवी भी बनती है और बन रही है और बनने वाली है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज के ज़माने में ऋषभ शेट्टी जैसे यूनिक फिल्म मेकर्स काम कर रहे हैं, जो एक यूनिक विजन लेकर आते हैं लोगों के सामने। एंड आई होप कि ये मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, जो कि कर ही रही है। आई होप कि ये मूवी आप भी जाकर देखो, आपको भी अच्छी लगे। एंड आई एम वेटिंग वेरी ईगरली टू सी कि ऋषभ शेट्टी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या करते हैं। जो खबर आ रही है अभी तक, दैट इज ऑल्सो वेरी एनकरेजिंग कि कांतारा चैप्टर 1 का एक बहुत ही बढ़िया ओपनिंग डे हुआ था, और ये मूवी एक सुपर हिट बनने की तरफ बढ़ चुकी है। डे 1 में नेट कलेक्शन इनका 60 करोड़ हुआ है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 85 प्लस करोड़ का हुआ है। सेकेंड बिगेस्ट ओपनिंग फॉर कन्नड़ा फिल्म एवर आफ्टर KGF चैप्टर 2, 6th हाईएस्ट एडवांस बुकिंग ऑफ 2025, एंड इंडिया विद ऑलमोस्ट 20 करोड़, 1 मिलियन से ज्यादा टिकट सोल्ड ऑन बुक माई शो विद इन द ओपनिंग डे। पीक टिकट सेल्स वाज 76,000 टिकट सोल्ड पर आवर। इनिशियली स्लो एडवांस बुकिंग थी, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से एक्सपेक्टेशंस को स्मैश कर दिया गया है। ट्रेन एनालिस्ट ने कंफर्म किया है कि ये बहुत ही बढ़िया स्टार्ट है इस फिल्म के लिए, और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसका जो वीकेंड का परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया रहेगा बिकॉज ऑफ दशहरा हॉलीडे। और मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन प्रेडिक्ट कर रहा है जो एक्सपर्ट्स है कि अराउंड 500 से 1000 करोड़ तक जा सकता है, और ब्रेक इवन रिक्वायरमेंट है 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड, और 500
करोड़ तो ये क्रॉस कर ही चुकी है। मतलब अगर ये क्रॉस हो जाता है तो ऑफिशियली हिट स्टेट्स तो मिल ही जाएगा, और ये वैसे भी एपिक ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। और गुड न्यूज़ भी ये है कि ऑडियंस का रिव्यू बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ओरिजिनल से भी बिगर और बेटर है इन अ लॉट ऑफ वेज। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्म देखकर आपको ऋषभ शेट्टी का विजन देखकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई कि आज भी ऐसी फिल्में मेकर्स है जो कि क्वालिटी सिनेमा बना रहे हैं, खासकर इंडियन कल्चर को इनकॉर्पोरेट करके, बिना इंडियन कल्चर को जबरदस्ती नीचा दिखाते हुए एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की फिल्म भी बनाई है, जिसमें इंडिया के इंडिजेंस कल्चर को सेलिब्रेट किया गया है। और ये सोचते हुए मैं ये सोचने लगा कि ऐसे आज कौन से डायरेक्टर्स हैं अलॉन्ग विद ऋषभ शेट्टी जिनकी मूवीज के लिए मैं जनरली एक मास्टर एंड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स। एंड उसके बाद देखिए, आई नो दिस इज चीटिंग अ लिटिल बिट, बट एक ऑब्वियस चॉइस जिनके लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहूंगा, दैट इज एस राजामौली। कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई इस बंदे को। ये वही इंसान है जिन्होंने बाहुबली 1 और 2 बनाई थी, इन्होंने RRR बनाई थी, और आज के समय पे ये इंडिया के हाईएस्ट ग्रोसिंग डायरेक्टर है। मतलब थ्रू हिज करियर इन्होंने 4250 करोड़ की फिल्मों से, अपनी फिल्मों से अर्न किया है। तो अब बात करते हैं हाउ कांतारा सेव्ड इंडियन सिनेमा। ऋषभ शेट्टी ने एक बार कहा था कि हमेशा से बॉलीवुड इंडियन कल्चर को नेगेटिव लाइट में दिखाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदू कल्चर को सिनेमा के थ्रू प्रिजर्व किया जा सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। 2022 में कांतारा जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद उन्होंने इसका सेकंड पार्ट बनाया कांतारा चैप्टर 1 के रूप में, और रिलीज होते ही इस फिल्म ने लिटरली सबको हिलाकर रख दिया है। ऋषभ शेट्टी ने वो कर दिखाया जो डेकेड से इंडियन सिनेमा अवॉइड कर रहा था, अपने ही इंडियन कल्चर को वर्ल्ड वाइड एक सॉफ्ट पावर बनाना। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज तक इंडियन सिनेमा स्पेशली बॉलीवुड कभी भी इस डायरेक्शन में बोल्ड स्टेप लेने की हिम्मत नहीं करता था, जो काम हॉलीवुड, चाइनीज सिनेमा, यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्री अपने अपने देशों के लिए कर रही है, यानी अपने रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटीज को ग्लोबली एक सॉफ्ट पावर की तरह एक्सपोर्ट करना, वो काम आज फाइनली एक इंडियन कल्चर कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस इंडिया में हमेशा से हिंदू फोबिक सिनेमा को मोनोपोली थी, जहां हमेशा से अपने ही कल्चर को डिमोनाइज करके दिखाया जाता था, वही इंडिया आज कांतारा की वजह से नैरेटिव शिफ्ट का विटनेस कैसे बन रहा है। आखिर कांतारा कैसे इंडिया की सबसे बड़ा कल्चरल सॉफ्ट पावर वेपन बन के उभर सकती है, और कैसे ये फिल्म उस इंडस्ट्री के लिए एक नाइटमेयर बन चुकी है जिसने हमेशा इंडियन कल्चर को डिमोनाइज किया है। आइए जानते हैं। देखिए, 2022 में जब पहली बार कांतारा रिलीज हुई थी ना, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोस्टल कर्नाटका का एक छोटा सा ट्रेडिशन भूत गोला जो है ना, उसकी कहानी पूरी दुनिया को इतना आकर्षित कर लेगी। उस टाइम ये जो फिल्म है वो 16 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और फिल्म के एक पावरफुल कल्चरल कनेक्शन की वजह से इसने 400 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली थी। और मजेदार बात देखिए कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के लोग, फॉरेनर्स भी ना इस मूवी के दीवाने हो गए थे। एक ट्रेडिशन जिसे शायद कर्नाटका के बाहर के लोग जानते तक नहीं होंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर पूरे डेडिकेशन के साथ सिनेमा बनाया जाए तो वो ग्लोबली कितना बड़ा हिट हो सकता है। और इसी सक्सेस ने ना ऋषभ शेट्टी को पुश किया कांतारा चैप्टर 1 बनाने के लिए। ये फिल्म उस ट्रेडिशन को जड़े दिखाती है जिसे आगे चलकर 2022 वाली कांतारा की कहानी बनी है। लेकिन इस फिल्म को लेकर ना कुछ लोगों का एक दूसरा मत भी है जिसकी बात करना भी जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मूवी जो है ना वो हिंदू रूलर्स को, हिंदू राजाओं को एक नेगेटिव लाइट में दिखा रही है। कदम्बा राजवंश के राजाओं की लालची, हिंसात्मक और दमनकारी की तरह पोर्ट्रे किया गया है। हर जनरेशन, चाहे दादा की हो, पिता की हो, बेटे की हो, सभी एक्सप्लॉइटेटिव दिखाया गया है। जैसे कि हिंदू राजा जो थे ना वो हमेशा से राक्षस है। ऊपर से कई सीन्स में दिखाया गया है कि जो मंदिर बनाने का काम है ना वो ट्राइबल्स को जबरन करवाया जा रहा था, उन्हें पीट पीट कर टॉर्चर करके। अब कुछ लोग जो है ना इस क्रिटिसिज्म से एग्री करते हैं, बट मैं नहीं करता है। एक्चुअली फिल्म जो है ना वो दो चीजें हाईलाइट कर रही है। एक तरफ एक लालची राजा को हाईलाइट किया गया है जो कि एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, और दूसरी तरफ भूत गोला जो सनातन धर्म से जुड़े कितने ही एस्पेक्ट्स को फुल्ली और ग्लोरी में दिखाया गया है। अगर ऊपर ऊपर से ना देखे और डेप्थ में जाए तो कांतारा की पूरी थीम डीपली हिंदू कल्चर में रूटेड है। ये जो ट्रेडिशन है ना भूत गोला का, ये कोई ट्राइबल सुपरस्टिशन नहीं है बल्कि कोई डायरेक्टली वैदिक कल्चर से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ना धरती पर जो भी जंगल और जमीन है उस पर भगवान का सबसे पहला अधिकार होता है। इसी थीम को मानते हुए ना कोस्टल कर्नाटका के आदिवासी जो है ये मानते हैं कि भाई जंगल और जमीन जो है वो इंसानों की प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि देवताओं की होती है, और यही देवता जो होते हैं ना उस धरती को प्रोटेक्ट करते हैं। एक देव का नाम है पंजुर्ली और दूसरे का नाम है गुलिगा। जब कोई लैंड ग्रैब करता है
जब किसी की ज़मीन छीनी जाती है, जब कोई अन्याय होता है, तो देवता होते हैं ना, वो भूत कोला प्रैक्टिस के दौरान जो नर्तक होता है उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसी भूमि की रक्षा करते हैं और उसी ज़मीन छीनने वाले जो है ना उसको दंड देते हैं। पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो दोनों देवता है ना वो डायरेक्टली वैदिक कल्चर से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल माना जाता है कि भगवान शिव ने ना एक बार जंगली सुअर को श्राप देने के बाद एक आशीर्वाद भी दिया था कि वो पृथ्वी पर उतरकर किसानों और गाँव वालों की रक्षा करेगा, उनके पशुओं और खेतों को बचाएगा। यही जंगली सुअर बाद में देवताओं का रूप लेकर धरती पर आता है, जिसको पंजुर्ली यानी कि वराह अवतार का देव कहा जाता है। इसी तरीके से जो गुलिका देव है ना उनका संबंध सीधा भगवान विष्णु से। कहा जाता है कि गुलिका देव जो है ना वो काफी अग्रेसिव और ब्रूटल देवता है, और इसके आगे चलकर ना देवी दुर्गा ने आदेश दिया कि पंजुर्ली और गुलिका हमेशा साथ रहेंगे, एक न्याय करेगा और दूसरा अधर्मियों का नाश करेगा। और इसी कारण से आप कांतारा मूवी में देखा होगा कि पंजुर्ली देवता जो होते हैं ना वो न्याय करते हैं, वही गुलिका देवता जो होते हैं वो अधर्मियों का नाश करते हैं, उनको दंड देते हैं। ऋषभ शेट्टी ने इसी कल्चरल स्टोरी को कांतारा में सिंबॉलिकली भी बहुत अच्छे से दिखाया है। खुद हीरो का नाम शिवा है, इंस्पेक्टर का नाम मुरली है, बेसिकली सब लिंक करने की कोशिश की गई है। एंड इसका ना रीजन भी ऋषभ शेट्टी अपने पर्सनल लाइफ में इतनी बार हिंदू मंदिरों में दिखते हैं। उल्टा ऋषभ शेट्टी ने ना कई बार बॉलीवुड को कॉल आउट किया है कि उन्होंने इंडियन कल्चर को हमेशा नेगेटिव लाइट में दिखाया है। सो अगर आप डेप्थ में जाओगे ना तो ये फिल्म एक्चुअली हिंदू सिंबोलिज्म को ग्लोरीफाई करती है, और इसी कारण से आज कांतारा को पैन इंडिया बहुत ही शानदार रिस्पांस मिल रहा है। इनफैक्ट ऑडियंस का कहना है कि जो नई वाली कांतारा है ना, कांतारा चैप्टर 1, उसका जो क्लाइमैक्स है वो पहली वाली फिल्म से भी ज्यादा पावरफुल और इंटेंस है। और भाई साहब इसलिए ना आज ये फिल्म कहीं ना भाई साहब इसलिए ना आज ये बात कहीं कहनी गलत नहीं होगी कि कांतारा ने एक ऐसे इंडियन कल्चर को ग्लोबल सॉफ्ट पावर बना दिया जिसको ब्रिटिशर्स ने कभी डेविल वर्शिप कहा था। आज वही ट्रेडिशन पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट पा रहा है। और देखिए ये ना बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि देखिए आज तक ना भारत के अंदर कुछ ही ऐसी मूवीज होती है जिनमें भारत के कल्चर को इतना पावरफुली पोर्ट्रे किया जाता है, स्पेशली तब जब इसके पैरेलल में दुनिया की बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज ने हमेशा अपने कल्चर को बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया और उसे सॉफ्ट फायर बनाया है। देखिए जब आप दुनिया के पावरफुल देशों की फिल्म इंडस्ट्रीज को देखते हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाइनीज सिनेमा हो, या एशियन इंडस्ट्री हो, या फिर अपनी यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्री हो, एक चीज साफ साफ दिखाई देती है, हर जगह अपनी मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो अपने कल्चर को शोकेस करने का सबसे बड़ा वेपन होती है। इन फिल्म्स का ना एक गोल होता है अपने कल्चर को, अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को ग्लोबली एज अ सॉफ्ट पावर एक्सपोर्ट करना। हॉलीवुड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। उन्होंने अपनी मूवीज के जरिए ना क्रिश्चियनिटी को काफी प्रमोट किया है, और क्रिश्चियनिटी के ऊपर ना जाने कितनी ही हाई बजट मूवीज बनाई गई है। हॉलीवुड कभी कभी अपनी फेथ को बैकवर्ड यानी सुपर सीजन नहीं दिखा हॉलीवुड कभी अपने फेथ को बैकवर्ड या सुपर सीजन नहीं दिखाता, उल्टा वो क्रिश्चियन आइडेंटिटी को एक कल्चरल और सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ की तरह शोकेस करता है। और यहाँ ना एक चीज नोट करने वाली है, ये सिर्फ इंडियन सिनेमा नहीं है, एक कल्चरल एक्सपोर्ट है, क्योंकि जो काम मिशनरी ग्रुप्स बोल बोल के नहीं कर पाते वो काम मूवीज आसानी से कर देती है, लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करना। कुछ एग्जांपल देता हूँ, किम कार्दाशियन या विन डीजल अगर क्राइस्ट का लॉकेट पहनते हैं तो इंडिया में सेलेब्स भी वही करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, अक्षय कुमार हो, टाइगर श्रॉफ हो, या कोई और हो। यही फिर लोगों को कूल लगने लगता है और ये नॉर्मल पब्लिक के बीच में आराम से पहुंच जाता है। कॉन्जरिंग जैसी फिल्म्स ये बताती है कि क्रॉस पहनने से भूत नहीं आता, और इसके बाद लोग हनुमान चालीसा को भूलने लगते हैं, क्रॉस को पहनने लगते हैं। और हॉलीवुड ने तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी तक अपने कल्चरल एक्सपेंटेशन को लिमिट नहीं किया, बल्कि आज हॉलीवुड बाकी के कल्चरल्स के गॉड को शोकेस करने में लगा हुआ है। आज मार्वल्स और डीसी जैसे यूनिवर्स में आपको ग्रीक, नॉर्थ इजिप्शियन गॉड्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। थॉर, ओडिन, जियर्स, बेस्टेड, हरक्लेस, सब ना एक्चुअली नॉर्थ और ग्रीक गॉड्स है जिनको कूल और हीरोइक बना दिया गया है। मून नाइट सीरीज में खंसू को दिखाया गया जो एक बड़ा इजिप्शियन गॉड है। ये सब कैरेक्टर्स आज के यूथ के लिए सुपरस्टार्स बन चुके हैं। ये गॉड्स अब कॉमिक्स और सिनेमा की वजह से एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं, और इसका ना डायरेक्ट फायदा हॉलीवुड और अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स आज एज ए सॉफ्ट पावर काम कर रहे हैं। और आज सिर्फ नॉर्थ और ग्रीक कल्चर ही नहीं बल्कि अब हॉलीवुड इंडियन कल्चर से भी एडेप्टेशन ले रहा है। जेम्स कैमरून खुद बोल रहे हैं कि अवतार जैसी मूवी जो उन्होंने बनाई है वो हिंदू कल्चर से इंस्पायर्ड है, और वो कितनी बड़ी हिट थी आपको मेरे को सबको पता है। इसी तरह से चाइना को देखिए, ये एक कम्युनिस्ट और एंथिस्ट कंट्री है जहां रिलीजन ऑफिशियली डिसरेज किया जाता है, लेकिन जब सॉफ्ट की बात आती है ना तो वो अपने कल्चर, अपने गॉड्स, इनको स्क्रीन पर दिखाने में ना प्राउड फील करते हैं। मंकी किंग जो चाइनीज कल्चर का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो आज चाइना का सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट बन चुका है। आज इसके ऊपर ऐसी ऐसी मूवीज बन रही है जिसने ग्लोबली सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसी तरह ना जो चाइनीज
चाइनीज माइथोलॉजी की स्टोरी पर बेस्ड वो फिल्म चाइना की सॉफ्ट पावर को बहुत बढ़ा रही है। अकेले इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन से ऊपर कमा लिया है और स्टार वॉर्स जैसी बिग बजट मूवीज को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया। फिर आप वही जापान की बात कर लो, उसने अपने शिंतो और जापानीज फोकलोर को एनिमे के थ्रू एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर बना दिया है। स्पिरिटेड अवे ऐसी फिल्म जिसमें शिंतो डिटीज और ट्रेडिशन स्पिरिट्स डायरेक्टली दिखाए गए हैं, उसने ऑस्कर तक जीत लिया है। इसके अलावा आप एनिमे की बात कर लो जो वर्ल्ड वाइड जापान की सॉफ्ट पावर बन चुके हैं, उसमें तो कई एलिमेंट्स जैसे ऐसे हैं जो हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर से लिए गए हैं डायरेक्टली। अगर आप नाटो की बात कर लो तो उसमें असुरा और इंद्रा दोनों कैरेक्टर से हिंदू स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड है। डीमॉन स्लेयर की पूरी सीरीज सिंतो, हिंदू और बुद्धिस्ट तीनों के फॉल्कलोर्स पर आधारित है। वन पीस में गरुड़ और बजरंग बाण इन जैसे रेफरेंसेस ओपनली यूज किए गए हैं। ड्रैगन बॉल जी इसमें यमा नाम का एक कैरेक्टर है जो कि यमराज पर बेस्ड है। बजर्क में हिंदू स्क्रिप्चर से लेकर कुषाण डायनेस्टी तक के रेफरेंसेस यूज किए गए हैं। धनमाची में भगवान गणेश से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। अर्थ मेडन अर्जुन वो तो महाभारत से हेवीली इंस्पायर्ड है और जापान ने रामायण पे पूरी की पूरी एनिमेशन फिल्म बनाई थी जो कि इंडिया ने खुद भी कभी नहीं बनाई। इसके अलावा आप यूरोप की तरफ देखिए, वहाँ पर भी मिडिवल लेजेंड्स और फोल्कलोर को एकदम प्राइड के साथ स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाता है। किंग आर्थर और एक्स कैलिबर जिनके जैसी जो कहानियां है ना वो उनके ऊपर मूवीज बनाई जाती है। वाइकिंग्स को एक हीरोइक इमेज दी गई है। इन मूवीज ने यूरोप के बारबरिक और वेलेंट पास्ट को भी एक ग्लोरियस और सिनेमैटिक लुक दे दिया है। फिर न्यूजीलैंड को देख लो, न्यूजीलैंड जैसी छोटी सी कंट्री में भी आप अपनी इंडिजिनियस माउलरी कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। वेल राइडर, द डेडलैंड्स, मोरू जैसी जो मूवीज है वो माउरी ट्रेडिशंस और मिस को रेस्पेक्ट के साथ स्क्रीन पर दिखाती है। डिज्नी की मुआना जो कि एक माउरी फोल्कलोर से इंस्पायर थी, पूरे ग्लोब में पावरफुल पॉपुलर हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूजीलैंड की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो एथिस्ट है। वहीं दूसरी ओर इंडिया में यहाँ बॉलीवुड डिस्पाइट इंडिया की इतनी रिच और डिवर्स कल्चर होने के बावजूद अपने ही रूट्स का मजाक उड़ाने में लगता है। जब बाकी की दुनिया अपने कल्चर को अपना सॉफ्ट पावर बना रही होती है तब इंडियन इंडस्ट्री हमारे ही कल्चर को अनुकूल और रिग्रेसिव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही होती है। देखिए, किसी भी देश की जो फिल्म इंडस्ट्री होती है ना उस देश का प्रतिबिंब होती है। अगर आप हॉलीवुड, जापानीज या फिर चाइनीज सिनेमा को देखोगे ना तो आप तुरंत समझ जाओगे कि उन्होंने अपने देवताओं को, अपने दंत कथाओं को, अपने सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ को किस तरीके से एक सॉफ्ट पावर बनाया है। जब बात आती है भारत की ना तो ये आयरनी ये है कि सबसे बड़ी हिंदू पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज ने अपने ही रूट्स को सिनेमैटिकली मॉडर्नाइज किया है और इसी तरीके से काम के लिए ना सबसे बड़ा हथियार खुद हमारा सिनेमा बना है। स्पेशली बॉलीवुड हमेशा से सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं रही है बल्कि इसने लोगों के दिमाग और परसेप्शन को शेप देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप नोटिस करोगे कि दशकों तक ना बॉलीवुड ने कभी कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई जो कि भारतीय दंत कथाओं, कल्चर और ट्रेडिशंस की ग्रेटनेस को सेलिब्रेट करे। सोचिए, एक देश जिसमें 80% से ज्यादा हिंदू जनसंख्या है, जिसकी सभ्यता जो है इतनी रिच है और पुरानी है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, वह एक पूरा गोल्डमैन था ऐसी एपिक स्टोरी टेलिंग के लिए। लेकिन बॉलीवुड ने ना इस पोटेंशियल को यूज करने के बजाय अपने कल्चर को उल्टा डिमीन किया है और इसके ना जाने कितने एग्जांपल्स है। आदि पुरुष जैसे प्रोजेक्ट्स ने रामायण जैसे ग्रंथ का ग्लोबल लेवल पर मजाक बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, भारत के आइकॉन्स जैसे कि राजा चोल, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप पर बॉलीवुड ने कोई बड़े बजट की फिल्में आज तक नहीं बनाई है। और अगर किसी आइकन पर बड़े बजट की मूवी बनती भी है ना तो उसी वीरता और धार्मिक रिलीजियस को नहीं दिखाया जाता बल्कि डिल्यूट करके अब उन्हें एक लवर बॉय या फिर साइड कैरेक्टर, कभी कभी तो अप्रेसिव बना दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी ना कभी वक्त जरूर बदलता है, नैरेटिव हमेशा बदलते हैं और आज वही चेंज हो रहा है। और इसी चेंज का सबसे बड़ा क्रेडिट साउथ सिनेमा में पैदा हुए एक वेव को जाता है। कांतारा ने ये प्रूव कर दिया है कि फोल्कलोर सिर्फ पुराने जमाने की लोकल कहानियां नहीं है बल्कि ये कमर्शियली सक्सेसफुल भी हो सकती है और कल्चरली पावरफुल भी। 2022 में जब कांतारा रिलीज हुई थी तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी छोटी सी बजट की फिल्म ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। लेकिन आज ये फिल्म एक एग्जांपल बन चुकी है कि अगर आप ऑनेस्टली अपनी जड़ों से जुड़ी हुई फिल्म को बनाओगे, स्टोरी को बनाओगे तो ऑडियंस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया भर में आपसे कनेक्ट करेगी। तो ये है कांतारा कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। इंडिया के पास हंड्रेड्स ऑफ लिविंग फोल्कलोर ट्रेडिशन है जिनके बारे में ज्यादातर इंडियंस को खुद पता नहीं है, चाहे वो केरला का तयम हो या फिर कर्नाटका का यक्षगण, मेघालय के खासी रिचुअल्स हो या फिर सिक्किम के लेपचा शमानिज्म, उड़ीसा के चाउ हो या फिर उत्तराखंड के जागर या फिर असम के देवधानी।
अब आप खुद सोचिए कि अगर यही काम बाकी के ट्रेडिशंस के साथ भी किया जाए तो इंडिया के पास कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर बन जाएगी और उसका अपना कल्चरल आर्सेनल कितना बड़ा तैयार हो सकता है। ये सारे के सारे ट्रेडिशंस ना विजुअली बहुत ग्रैंड है, स्पिरिचुअली बहुत डीप है और इमोशनली इतने पावरफुल है कि अगर सिनेमा इन्हें एक्सप्लोर करे तो पूरे हॉलीवुड के बड़े बड़े सिनेमा को आराम से हिला सकते हैं, बल्कि ये ना एक अलग तरीके से सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर सकती है जो रूटेड हो इंडियन सिविलाइजेशन में। और देखिए ऊपर से जो कल्चर बेस्ड फिल्में होती है ना उन्हें उनके अपने अलग मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला ये कि इंडियंस को खुद अपनी जड़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। जब नॉर्थ इंडिया का आदमी तयम या नागालैंड के वॉरियर ट्रेडिशंस को देखता है तो ये महसूस होगा कि ये सब भी उसी धार्मिक सिविलाइजेशन का हिस्सा है जिससे उसका अपना कल्चर जुड़ा हुआ है। ये यूनिटी क्रिएट करेगा। दूसरा, ये फिल्म एजुकेट करेंगी इंडियंस को भी और दुनिया को भी। इंडियंस को इसलिए कि आज का जो यूथ है वो अपने ही देश के ट्रेडिशंस के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं रखता है, और दुनिया को इसलिए कि ग्लोबल ऑडियंस को आज तक इंडिया सिर्फ पॉवर्टी, स्नेक चार्मर्स और मॉलीवुड और बॉलीवुड डांस नंबर्स इनके थ्रू दिखाया गया है। कांतारा जैसी फिल्म्स ने उन्हें इंडिया की स्पिरिचुअल साइड भी दिखाई है, स्पिरिचुअल डेप्थ भी दिखाई है। तीसरी, ये फिल्म इंडिया की सबसे सिविलाइजेशन ग्लोबल रिस्पेक्ट भी दिला सकती है। जैसे जापान ने एनिमेस के थ्रू शिंतो वैल्यूज, सैमुराई एंथिक्स और माइथोलॉजी को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया है। आज एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि जापान की ग्लोबल आइडेंटिटी है। सेम वैसे ही जैसे आज हॉलीवुड ने अमेरिका को चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री से चाइना को सॉफ्ट पावर बनाने में ग्लोबल बनाया है, उसी तरीके से अगर इंडिया अपनी कल्चरल स्टोरीज को वर्ल्ड क्लास सिनेमा में कन्वर्ट करे तो ये हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन सकती है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कांतारा और बाहुबली के बाद कई यंग इंडियन डायरेक्टर्स ओपनली प्रो इंडिया, प्रो कल्चर फिल्म्स पर काम करने में लगे हुए हैं। चाहे वो 2027 में आने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज पे मूवी हो जिसमें खुद ऋषभ शेट्टी होंगे, या फिर महाअवतार जैसी फिल्म हो जो भगवान परशुराम पर बेस्ड होने वाली है जिसमें विकी कौशल होंगे। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि कांतारा जैसी फिल्मों ने सक्सेस ने वो डोर ओपन कर दिया है जिससे बाकी के फिल्म मेकर्स को कॉन्फिडेंस मिला है। इसलिए आज इंडिया के पास वो मौका है कि वो अपने ट्रेडिशनल कल्चर को एक ग्लोबल ब्रांड और सॉफ्ट पावर वेपन बनाकर दुनिया के सामने रखे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।